प्यारे बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सह संबंध कोरिलेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की विशेषता ये है, इसमें आपके x और y दे रखा है। x में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया, यानी ये संख्या आपको कैलकुलेट करनी है, और y में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क छोड़ दी, इसको भी कैलकुलेट करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको x बार दे रखा है। जो x का मीन होता है वो x बार कहलाता है, और जो y का मीन होता है वो y बार कहलाता है। तो x बार और y बार दिया हुआ होता है, तो आपको अब पहला काम होता है कि ये मिसिंग संख्याएं आप कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चन नोट कर लें। क्वेश्चन आपका है x दे रखा है, फिर 2 लाइनों की जगह छोड़ देना, फिर y दे रखा है, फिर 2 लाइनों की जगह छोड़ देनी है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। इसमें आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि इसकी टोटल लगानी है, और इसकी टोटल लगाते समय आप इसको a लिख देना। और आप चाहे तो इसे x भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन a ठीक है। और यहाँ पे ये जो संख्या है उसको b लिख देना। पहली मिसिंग थी उसको a लिख दिया, दूसरी मिसिंग थी उसको b लिख दिया। अब आप टोटल कर चुके होंगे। पहली टोटल आती है सिग्मा x बराबर 305 प्लस a, यही आता है। इसी तरीके से दूसरी तरफ भी आपको टोटल लगानी है, जिसे हम सिग्मा y कहेंगे, 190 प्लस b। यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है, समझ में आता है आराम से, है ना। अब अपने को क्या करना है, इस मिसिंग के लिए कोरिलेशन से कोई लिंक नहीं है। x बार दे रखा है ना, तो फॉर्मूला लगाएंगे x बार का। तो यहाँ पे लिखेंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन m, यही तो होता है, सही है ना बेटा। तो x बार कितना दे रखा है, बोलो बेटा। x बार दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा यहाँ पे 33 है क्या, चेक कर लेना किताब में एक बार, है ना। तो x बार की जगह पे 33 लिख दिया। सिग्मा x कितना है, 305 प्लस a डिवाइड बाय n कितना है, कितनी संख्याएं हैं टोटल, 10, तो 10 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा सवाल। इसको इधर गुणा करवानी है और इधर ये सेम पड़ा रहेगा, तो 330 बराबर 305 प्लस a। तो a बराबर क्या होगा, अब आपको पता चल गया, इसमें से ये घटाना ही तो है। तो a बराबर हो जाएगा 25। बस, आसान है। तो वो जो मिसिंग संख्या थी वो हमारे पास कितनी आ गई, हाँ बेटा 25। तो अब मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। इसकी जगह पे अब मैं जो संख्या हमारी कैलकुलेट आई वो यहाँ पे लिखेंगे 25। अब इसी तरीके से b भी मिसिंग है, उसको भी ऐसे ही लेंगे। उसका फॉर्मूला लगाएंगे y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। तो y बार 22 दे रखा है, बराबर टोटल है 190 प्लस b डिवाइड बाई 10। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, इसको इधर गुणा कर देंगे तो 220 बराबर 190 प्लस b, इसलिए b बराबर, इसमें से ये घट जाएगा तो ये आ जाएगा 30। आसान है ना। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इसको भी मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे जो मिसिंग संख्या है उसको फिर से यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे हम कितना आया, 30 हो गया सवाल पूरा। अब आपके एक x हो गया और एक y हो गया। अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि आप नॉर्मल में करते आए हैं। तो कैसे करेंगे, पहले x के बाद में dx, और फिर dx स्क्वायर, फिर इधर dy, फिर dy स्क्वायर, और फिर dx dy। ये आपको करना आता है सारी चीज़ें कैलकुलेशन। तो इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले dx कैलकुलेट करना है, तो एज्यूम कौन सी संख्या करोगे, हाँ 25। तो ये 25a हो गया।
इधर कौन सा एज्यूम करेंगे, 20, ये a हो गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो dx का फॉर्मूला होता है x माइनस a। तो इन सारी संख्याओं में से a 25 घटाना है, तो 25 में से 25 क्या, 0। अब आप ऊपर की तरफ लिख दें, 18 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 18 में से 25 जाएगा, अच्छा ऊपर से बोल दो कोई नहीं, माइनस का 15, माइनस का 13, माइनस 10, माइनस 7, 0, फिर 10, 20, 25, 30 और 40। हो गया ना बेटा। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसको मैं एक बार हटा देता हूँ इसकी टोटल, ताकि सही से आ जाए। तो अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी टोटल dx की चाहिए होती है, कितनी होती है, माइनस वाली संख्याएं घटा देना, तो ये आपके टोटल आएगी। तो इसका आंसर आपका आया 80। अब dx स्क्वायर करेंगे तो 225, उसका 169, 100, 49, 0, 100, 400, 625, 900, 160। इसकी भी टोटल लगानी है, 4168, 4168। अब जैसे हमने x का किया है उसी तरीके से y का सारा कॉलम आप जल्दी से बनाएंगे। तो अब आपकी 20 एज्यूम है, तो सभी ये जो संख्याएं हैं ये वाली, इसमें से अपने को 20 घटाना है, तो 20 में से 20 पहले घटा दो, 0। 15 में से घटाएंगे तो 5। इस तरीके से सारा लिख लो आप आराम से। सबसे ऊपर ही ऊपर आएगा, 5 में से 20 गया, माइनस का 15, माइनस का 13, माइनस का 7, माइनस का 5, 0, 1, 9, 10, 16, 24। इसका टोटल लगाना है 20। ये सिग्मा dy हो गया। अब आपको इसका स्क्वायर करना है, 225, 169, 49, 25, 0, 1, 81, 100। इसका कितना होता है, 2, 5, 6, 24 का 5, 7, 6 टोटल, हाँ 1482। अब आपको dx dy लेना है, तो ये रहा आपका dx, ये कॉलम क्या है, dx है ना, इसकी गुणा करनी है dy से। समझ में आती है ये बात। तो dx इंटू dy करो, कॉपी में दोनों तरफ अंगुली लगा लेना, उसके बाद में ही करना, ताकि कोई संख्या गलत नहीं लिख सके। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर माइनस का 15 है, इसकी गुणा माइनस के 15 से, तो प्लस हो जाएगा, 225, 169, 70, 35, 0, 10, 180, 250, 480 और 960, और टोटल 2379। ये आपकी टेबल तैयार होगी प्यारे बच्चों। अब आपको कोरिलेशन का सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है, ये अपने को कोरिलेशन के लिए अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। अब आपको क्या करना है, गुड, n कितना है, 10 इंटू dx dy कितना आया था, 2379, माइनस dx कितना है, dx दिया हुआ है आपको 80, इंटू dy 20। उसके बाद में आपको डिवाइड में लेना है इसके, और अंडर रूट बनाना है, तो ये अंडर रूट भी बना दिया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसको एक ब्रैकेट, इसको एक ब्रैकेट, है ना। तो n है 10, 10 इंटू कितना है dx स्क्वायर, हाँ बेटा 4168 माइनस 80 का होल स्क्वायर, और इधर 10 इंटू इसका कितना है स्क्वायर, y स्क्वायर, हाँ बेटा 2, अरे कितना है बोलो तो वैसे,
1482 और माइनस हो जाएगा इसमें से 20 का होल स्क्वायर। अब आप इस कैलकुलेशन को अच्छे से सॉल्व करेंगे एक एक करके। सॉल्यूशन का तरीका, पहले इन दोनों की गुणा कर दो, अंदर इस दोनों की गुणा कर दो और इसमें से घटा दो। तो 10 इंटू इसको करेंगे तो 2379 और जीरो लग जाएगा। माइनस 80 इंटू 2 तो 8 दूनी 16, 160 होता है, तो 1600 हो जाएगा। सही है ना। उसके बाद में डिवाइड में आपको लेना है, तो डिवाइड में आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। 10 को इससे गुणा करेंगे और इसका स्क्वायर करके घटा देंगे। ये एक साथ ही कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, है ना। देखो कैसे होगा कैलकुलेटर पे एक साथ। ये आपके है 4168, यही है ना, इंटू 10 करना है, तो बराबर किया। ओके, इसको m प्लस में डाल दो। उसके बाद में 80 इंटू बराबर 6400 आता है, इसे m माइनस में डाल दो। अब आप mr दबा दो, तो mr कितना आया, 35,280, यही आता है आप लोगों के। तो एक साथ सॉल्व हो गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 35,280। ओके, अब इसी तरीके से इधर वाला जो है उसको भी लेना है, तो इसको इससे गुणा करेंगे। तो फाइनल आंसर बताओ मेरे को अब, 14,420 हो गया। अब इन दोनों की गुणा करा के अंडर रूट भी करना है, तो अब आप पहले नीचे ले लो, इसमें से इसको घटाओ। 22,190, 22,190 आ गया। उसके बाद में इन दोनों की 22,555 21 डिवाइड करेंगे 9838। हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन आता है। किताब में आंसर क्या दिया हुआ है, बस इतना ही तो सवाल है। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आता है प्यारे बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपको दिया हुआ है एज, वो ग्रुप के रूप में दे रखी है। इधर दे रखा है टोटल पॉपुलेशन और इधर लिख रखा है लिटरेट पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन मतलब उस जगह पे कितने लोग रहते हैं, वो इन थाउजेंड्स दे रखा है, यानी 200,000 यानी 2 लाख, जिसमें से 100 यानी 1000 से गुणा करेंगे 1 लाख। 2 लाख में से 1 लाख लिटरेट हैं। लिटरेट का मतलब होता है शिक्षित, ठीक है ना। अब अपने प्रश्न में पूछा है कि एज में और लिटरेसी में क्या कॉरिलेशन है, यानी अपने को कैलकुलेट क्या करना है, आर कैलकुलेट करना है। ये इसका क्वेश्चन है, कॉरिलेशन। तो हमारे लिए सबसे पहले काम ये है कि x जो है वो तो हो गया एज, और लिटरेसी जो है वो हो जाएगा y। तो x यहाँ पे लेना है, तो मिड वैल्यू आप जो कैलकुलेट करेंगे वो x कहलाएगी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे तो आएगा 5, फिर 10-10 बढ़ रहा है तो 15, 15 के बाद में 25, 35, 45, 55, 65 और 75। ये आप लोगों के लिए हो गया 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 एंड 75 इज मिड वैल्यू। ये मिड वैल्यू ही x हो गई। एक और चीज़ बताओ, देखो मैं आपको विशेष बताता हूँ, इन सब में 5 का भाग जाता है ना। तो आप इसे छोटा कर सकते हो, तो x आप यहाँ पे एक और लिख सकते हो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, छोटा हो गया। तो इससे स्क्वायर और छोटा हो जाता है, इजी रहता है, इसलिए ऐसा आप कर सकते हैं। यानी अब आप लोगों के लिए x जो है वो ये हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये है क्या, ये एज है, तो x हो गया ना एज। अब आता है लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब परसेंटेज से होता है। तो 100 शिक्षित हैं, तो इसकी लिटरेसी के लिए आप यहाँ पे लिख दो y, और इसका फॉर्मूला होगा लिटरेट पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला लिटरेट पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई विद 100। अब आप लोगों को करना क्या है, सीधा सा हिसाब, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। 100 डिवाइड बाई 200 इंटू 100 कितना आता है, 50%, है ना। 100/200 इंटू 100 तो 50% आता है। इसी तरह से दूसरी का 90/150,
90/150 इंटू 100 कितना आता है? हाँ बेटा 60 गुड। अब इसी तरीके से सारे कैलकुलेट करने हैं, तो अगला आता है 70, फिर इसमें इसका भाग दो 75, फिर इसमें इसका भाग दो इंटू 100 कितना? 80, फिर से 80 है, फिर 70 और फिर से कितना? 60 आता है। अब आप ये देखें हमने इसको कैसे निकाला, बहुत सीधा सा फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था। क्या चीज़? ये रहा आपका एलपी यानी लिटरेट पॉपुलेशन यानी 100 अपॉन टोटल पॉपुलेशन 200 इंटू 100। ऐसा करके हमने हर बार ये संख्या कैलकुलेट करी है। अब इसमें भी देखो 10 का भाग जाता है, तो आप संख्याओं को छोटा कर सकते हैं। तो आपका जो नया y होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू, और वो आपके हो जाएगा। तो आप इसमें 10 का भाग भी दे सकते हैं, मना नहीं है बेटा, है ना, पर उसमें पॉइंट्स में चला जाएगा। तो 5 का दे दो, तो छोटा करना है तो वैसे ही हो जाएगा 10, फिर 12, फिर 14, 15, 16, 14 और 12 हो गया ना छोटा। तो अब अपने पास क्या चीज़ आ गई? y भी आ गया। तो अब हमारे पास है x ये हो गया, y ये हो गया। अब आपका मेन सवाल बाकी रह गया, वो आपको HW में कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ना? प्यारे बच्चों इसमें आपको मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर है वो आएगा R इक्वल टू 0.424। तो जब आप HW में ये क्वेश्चन करेंगे तो ये अगर आंसर आ जाए तो वेरी गुड हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चों, बेटा देखो इसमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है जनसंख्या घनत्व और दूसरा दे रखा है मृत्यु दर। इस प्रश्न में आप देखेंगे तो आपको इसमें ना तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है, तो एक्स भी डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, और ना ही इसमें डेथ रेट दे रखी है क्योंकि नंबर ऑफ डेथ दे रखा है। तो एक्स और वाई कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जनसंख्या घनत्व का मतलब होता क्या है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर वर्गाकार मतलब ऐसा 1 किलोमीटर जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए वो लिखते हैं ना वर्ग किलोमीटर, तो वो वर्ग किलोमीटर ये होता है। तो 1 किलोमीटर यानी लंबाई चौड़ाई भी 1-1 किलोमीटर चारों तरफ से जो चौकोर बनता है उसमें कितने लोग रहते हैं वो कहलाता है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारा जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जिसको हमें x कहना है, तो वो x कैसे आएगा, वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x। ओके, x कैलकुलेट करने के लिए आपको पॉपुलेशन जो दे रखी है ना उसमें किलोमीटर एरिया का भाग देना है, इसमें इसका भाग दे देंगे, ठीक है। तो वो आपके आ जाएगी x यानी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो 30,000 में 150 का भाग दे दो, कितना आता है? 200। फिर 190 में 180 का भाग, 90,000 में 180 का भाग दे दो 500। अब ऐसे चलता रहना, तो भाग ही तो देना है हर बार। 400, 700, 600 और 300 हो गया। एक्स समझ में आ गया होगा सभी को कैसे आया। और आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन किलोमीटर्स। ये इसका फॉर्मूला हो गया, सही है ना। और ये एक्स कहलाएगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों?
अब आपको x होने के बाद में यहाँ पे एक नोटिस कर रहे होंगे सब में 2 का भाग डबल 0 का भाग है, यानी 100 का भाग देते हैं तो ये संख्याएं छोटी हो जाएंगी। तो x वापस एक बार लिख लो, 2 0 सब में कट जाएंगे तो 2 5 4 7 6 और 3, ये x हो गया। कितना छोटा हो गया संख्या। एक्चुअली क्या होता है, छोटा करना इसलिए ठीक रहता है क्योंकि अगर बड़ी संख्याएं होंगी डबल फिगर में तो उसका स्क्वायर 4 डिजिट में चला जाएगा और टोटल और बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसको छोटा कर देना ज़्यादा ठीक है। किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं आप छोटा करने के लिए। अब इसी तरीके से y चाहिए अब अपने को, तो ये आपका x हो गया, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोगों को ध्यान में रहेगा, x आ गया। अब अपने को चाहिए y, तो y क्या कहा है, डेथ रेट। तो डेथ रेट जो है उसका फॉर्मूला लिखें। तो डेथ रेट में पॉपुलेशन, सॉरी डेथ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000। डेथ रेट प्रति 1000 निकलती है, ठीक है। वैसे अगर आप इंटू 100 करके भी सवाल कर देते हो तो सवाल का आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन हमें ध्यान होना चाहिए कि डेथ रेट जो है वो प्रति 1000 कैलकुलेट की जाती है। तो उसका फॉर्मूला हो गया डेथ अपॉन पॉपुलेशन इंटू 1000। ओके, तो अब आप इस सवाल में इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो सॉल्व करेंगे तो डेथ है 300 अपॉन पॉपुलेशन 30,000, है ना, और इंटू क्या करना है 1000, तो कितना आता है 10। फिर 1440 बट्टे 90,000 इंटू 1000, 16, 14, हाँ बेटा 20, फिर 17, फिर ये इसमें इसका भाग देना है और इंटू 1000 जाना है, 13। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा एक और चीज़ समझो, अगर आप इस संख्याओं में ऐसे 300 अपॉन 30,000 इंटू 1000 ऐसे ही तो किया है हर बार, आपने किया, देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, 300 अपॉन 30,000 इंटू 1000, तो ये अपने को हर बार करना है पहली चीज़। इसी तरीके से सारा चलेगा, है ना। उसके बाद में आपका अगला काम जो होता है ना, आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सब में 1000 का भाग जाता है, तो आप 300 बट्टे 30 करो तो भी यही आएगा। तो कैलकुलेटर पे करते समय आप चाहे तो इसको शॉर्ट तरीका अपना सकते हैं, क्योंकि 1000 में सब काट देंगे, इंटू 1000 होता है तो 1000 सब में कट जाएगा। तो 1440 बट्टे 90 करना है, 560 बट्टे 40 करना है, तो इस तरीके से ये आपके हो जाएगा डेथ रेट। डेथ रेट आ गई, इसमें 2 का भाग जाता नहीं है तो इसको एज इट इज़ रख लेंगे। तो एक x आ गया, एक आपके क्या आ गया, y आ गया। अब आपका ये सवाल x और y के बेस पे सेम हो गया। अब आपको पूरी टेबल, जैसा कि हमने यहाँ पे देखो ये टेबल बनाई थी अभी जो सवाल किया था उसमें, ये ऐसी टेबल आप लोगों को बनानी है। ये रहा x, ये रहा y, x dx dx स्क्वायर, y dy dy स्क्वायर, फिर dx dy लेना है और उसके बाद में ये फार्मूला पुटअप कर देना है, ये वाला। तो ये फार्मूला जैसे ही आप लगाएंगे आपका इसमें आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को इसका आंसर बता देता हूँ क्या आता है। तो इसका आंसर किताब में दे रखा है, आपको करना है इसको। R दे रखा है, R इज इक्वल टू 0.9877, ये आपको लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको भी आपको HW में सॉल्व करना है, क्योंकि बेस x और y आने के बाद में आपको सीधा सॉल्यूशन देना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको पूछा है कि एज ऑफ स्टूडेंट, यानी बच्चों की, छात्रों की जो एज है वो, और प्लेइंग हैबिट यानी खेलने की आदत, इसके बीच में आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। ये आपका क्वेश्चन है। अब आप लोगों को इसमें करना ये है कि एज तो दे रखी है, तो एज से तो x बन जाएगा, केवल मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो मिड वैल्यू इसका आ जाएगा 15 और 16 का जो मिड वैल्यू है वो हो जाएगा 15.5, फिर 16.5, फिर 17.5, 18.5, हाँ बेटा 19.5, 20.5। ये तो हो गया आपका x। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, ये x है। y क्या है, प्लेइंग हैबिट, खेलने की आदत। तो खेलने की आदत का मतलब होता है परसेंटेज हो गया,
क्या कैलकुलेट करना है? परसेंटेज। तो खेलने की आदत का फॉर्मूला हो जाएगा रेगुलर प्लेयर RP, रेगुलर प्लेयर अपॉन टोटल स्टूडेंट इंटू 100। ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है, तो इससे y आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दो y, तो इसमें इसका भाग दो इंटू 100, परसेंटेज निकाल लो। तो परसेंटेज निकालने के लिए यानी 150/200 इंटू 100, ऐसा इनके साथ लगातार चलता रहेगा। तो पहले का आता है 75, 60, 60, 50, 50, 45 एंड 40। तो ये आपका हो गया y। अब इसमें 5 का भाग जा रहा है देखो, तो इसको छोटा कर सकते हैं। तो y एक और छोटा करके ले लेते हैं। 5 से 15, 12, 10, 10, 9, 8, ये आपका y भी आ गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? एक x और एक y। अब आपकी एक और चीज देखो, यहाँ पे एक और चीज नहीं सिखाता हूँ। इसमें भाग तो नहीं जाता, पर आप देखिए गैप एक का ही है, एक बढ़ रहा है। तो आप इसको जैसे 1 लिखते हो, इसको 2 लिखते हो, इसको 3 लिखते हो, इसको 4 लिखते हो, इसको 5 लिखते हो और इसको 6 लिख देते हो, तो भी आंसर सेम आएगा अगर आप इसको x ले लेते तो। समझ रहे हो इस बात को? अब आपको करना क्या है, आप घर पे पहले इससे करना, इस x से सॉल्व, फिर इस x से भी सॉल्व करना, तो आपको मेरे पे विश्वास हो जाएगा कि हाँ मामला सेट है, आंसर इससे भी आता है। क्लियर? इसका आंसर आप क्या आता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। है माइनस का r इज इक्वल टू, आपके माइनस का लेना है -0.94। ये आपका आंसर आएगा इसका। आप इसे ट्राई करें, ये भी आपके लिए एक और क्वेश्चन है HW के लिए। इसका आंसर इसलिए दे देता हूँ ताकि आप मेरे से वापस नहीं पूछेंगे कि आंसर क्या आता है। 1 2 3 से भी आप x लेके कर सकते हो, आप x इसको लेके भी कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम आने वाला है। ठीक है मेरे बच्चों? अब क्या, इस प्रश्न में आप आंसर देख रहे हो माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इसका रिजल्ट एक्चुअली ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है खेलने की आदत कम हो जाती है। ये कॉरिलेशन सिखा रहा है ना, हम कॉरिलेशन ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं। इसका कॉरिलेशन का आंसर आता है -0.94। इसका मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है खेलने की आदत कम हो जाती है। और नेगेटिव कॉरिलेशन वही तो विपरीत बताता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। यही तो नेगेटिव कॉरिलेशन होता है। और ये 94% हो गया एक तरीके से, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी खेलने की आदत छूट जाएगी। क्यों आप लोगों पे अप्लाई होता है ये बात? छोटे थे जितना खेलते थे उससे आप अब धीरे धीरे रिड्यूसिंग फेज में चले जाओगे, यदि आप क्रिकेटर या बॉलर या कुछ खिलाड़ी ना हो तो। क्या है, खेलने की आदत जो है वो कम हो जाएगी। प्रोफेशनल खिलाड़ी तो खेलते रहते हैं, है ना? तो ये जनरलाइज वे है। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। इसमें आपको पूछा गया है कि वर्षा यानी रेनफॉल और गेहूं का उत्पादन यानी प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, इसके बीच में कॉरिलेशन निकालना है। तो रेनफॉल x हो जाएगा, इससे तो कोई कहने की बात ही नहीं है। आप चाहें तो इसे और छोटा कर सकते हैं, मना नहीं है 2 से भाग देकर, वरना वैसे भी रहने दे सकते हैं। अब आपके आता है प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, गेहूं का उत्पादन। तो रबी का प्रोडक्शन और खरीफ का प्रोडक्शन ये दोनों आपस में जोड़ देने हैं। तो y जो है वो आपके आ जाएगा 30, फिर 18 और 17 को जोड़ना है सारे, तो ये हो गया 35, ये हो गया 40, 50, 60, फिर उसके बाद में 60 और फिर उसके बाद में 55। तो ये आपका y हो गया, ये आपका x हो गया। अब आप इस क्वेश्चन को भी जैसे पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस तरीके से ले सकते हो। इसमें सीखने वाली बात यही थी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो y आएगा। तो हमारे पास x भी हो गया, y भी हो गया। x y जब हो जाए तो बाकी सारा सवाल सेम है। इसका r का जो आंसर है वो आपके आता है 0.917 प्लस का आंसर आएगा। तो इसे भी आप लोगों को आगे का सवाल HW में करना है। ठीक है मेरे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 36 स्पेयरमैन्स कॉरिलेशन का ये हम ले रहे हैं।
जिसको हम आर आर बोलते हैं, यहाँ पे ये लिखा हमने। इसमें प्रश्न पूछा है कौन से दो निर्णायक में अधिक समानता है, यानी इन दो जो जज दे रखे हैं, आप देखिए इसमें जज 1 है, जज सेकंड है और जज थर्ड है, 3 जज हैं। उन्होंने 8 लोगों को रैंक दिया, तो वो रैंक इसमें दे रखी है, ठीक है। जैसे वो ये कहना चाहता है कि जैसे पहला व्यक्ति यदि है तो पहले जज ने उसको फर्स्ट दिया, दूसरे जज ने उसको सेकंड दिया और तीसरे जज ने उसे चौथा दिया। 3 जज बैठे हैं, तीनों अपने अपने निर्णय देंगे। उसी तरीके से सेकंड जो अभ्यर्थी था, सेकंड जो व्यक्ति था, उसको पहले जज ने 8वां किया, दूसरे ने 5वां किया और तीसरे ने 6ठी रैंक दे दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसमें रैंक दे रखी है। जो जज 1 है वो R1 हो गया, जो जज 2 है वो R2 हो गया और जो जज 3 है वो R3 हो गया। यानी हम इस तरह का क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, उसमें हम रैंक देते थे। इसमें रैंक देने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन खुद इटसेल्फ एक रैंक ही बता रहा है। हो गया। अब आपको ये तय करना है कि कौन से दो जज अधिक आसपास रिजल्ट दे रहे हैं। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया है कि ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? नियरेस्ट अप्रोच किन की है, कौन से दो ऐसे जज है जो सिमिलर रैंक चल रही है, किन के अधिक आसपास चल रहे हैं। जैसे जिसने एक ने किसी को फर्स्ट दिया तो सेकंड वाला भी उसे फर्स्ट या सेकंड ही दे रहा है, 10वां नहीं दे रहा है। आ रही है बात समझ में? यानी दोनों ऐसे जज दो ढूंढ के बताने हैं जो आपस में सही चल रहे हैं, एक जैसे चल रहे हैं। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन हुआ ना। अब अपने को इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करना है कि दो जज के बीच में कंपेयर लेना है। तो आपको ये तय करना है इसमें जोड़े कैसे बनेंगे। हम पहले R1 यानी पहले जज की तुलना करेंगे R2 से, यानी पहले जज की दूसरे जज से तुलना, फिर उसके बाद में पहले जज की तीसरे जज से तुलना, और एक आपकी हो जाएगी दूसरे जज की R2 की R3 से। तो इसको मैं कह सकता हूं 12, 13 और 23, ऐसे याद रख सकते हैं। तो इन दोनों की तुलना करेंगे तो मतलब हो गया आपको R के बाद में हम D कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो D कैलकुलेट का फॉर्मूला होता है R1 माइनस R2। फिर उसके बाद में इसका फॉर्मूला जैसे D कैलकुलेट करेंगे तो इसका हो जाएगा R1 माइनस R3 और इसका फॉर्मूला हो जाएगा R2 माइनस R3। हो गया, ये D आ गया। फिर D कैलकुलेट होने के बाद में हम क्या करते हैं, D स्क्वायर करते हैं, तो इन तीनों का D स्क्वायर हो जाएगा। किताब में जब आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो उसमें D लिया हुआ नहीं है, सीधा स्क्वायर कर दिया। आप देखना एग्जाम्पल में, तो चूंकि D की जरूरत नहीं होती, स्क्वायर की ही जरूरत होती है। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, बोलना एक बार। R का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपॉन, ये फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, इसमें क्लैश तो करेगा ही नहीं क्योंकि रैंक सबने अलग अलग ही दी, तो क्लैश होने का है नहीं। तो छोटा सा फॉर्मूला ये लगता है, अपने को D स्क्वायर चाहिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे आप मेरे साथ बोर्ड पे देखेंगे। मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। सबसे पहले आपको लेना है D1 और साथ में ही उसका स्क्वायर भी कर देना है, यानी हम सीधा D स्क्वायर निकाल देंगे। कैसे होगा, D का फॉर्मूला क्या है, R1 माइनस R2। तो R1 ये रहा, R2 ये रहा, एक में से 2 गया, एक माइनस का एक, उसका स्क्वायर करते वो प्लस बन जाएगा, इसलिए माइनस का महत्व तो बचेगा नहीं। तो 1 का स्क्वायर 1, 8 में से 5 गया 3, 3 का स्क्वायर। तो हो रहा है ना, बिना कॉलम बनाए भी हम स्क्वायर कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी हम सीधा D स्क्वायर निकाल रहे हैं। फिर 3 में से 4 घटाएंगे, 1, 1 का स्क्वायर 1, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 0 का स्क्वायर 0, 2 में से 1 घटाया 1 का स्क्वायर 1, 7 में से 5 में से 7 घटाया 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, और 7 में से 8 गया 1, 1 का स्क्वायर 1। हो गया। इसकी टोटल लगा लो। इसकी टोटल आपकी आएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ,
कितना आएगा बेटा? 18। क्या समझ में आया? डी स्क्वायर करना कितना आसान है। अब आपको लेना है D2 का स्क्वायर करना है। तो D2 का फॉर्मूला हमने लिखा है R1 माइनस R3, आप इसको ऐसे ले लो। तो R1 ये है, R3 ये है, इसमें से इसको घटाओ, 1 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अपने आप ही हट जाएगा। 8 में से 6 गया 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर 1, 6 में से 5 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1, 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 8 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 3 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 7 में से 7 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, टोटल 26। ये D2 भी हो गया। और अब उसके बाद में कौन सा आया? D3। तो D3 का स्क्वायर ले लेते हैं। D3 क्या है? R2 माइनस R3, तो ये रहा R2, इसमें से R3 घटाना है। तो 2 में से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 6 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर 4, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 7 में से 8 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 3 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, 8 में से 7 गया 7, 1, 1 का स्क्वायर, टोटल बात। यहाँ तक समझ में आया था? डी आ गया तो अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है। तो नीचे अब इस फॉर्मूले को पुटअप करते हैं। पहला हो जाएगा हमारा, पहले हम ले रहे हैं R1 एंड R2, पहले जज और दूसरे जज को कंपेयर कर रहे हैं। तो आप इसे ये कह सकते हैं जज फर्स्ट एंड जज सेकंड। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1 है ही है, माइनस 6 इंटू कितना आया था 18 बट्टे कितनी संख्या थी 8, 8 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कर लें, इसको इससे गुणा कर दें और इसका स्क्वायर करके 1 घटाकर फिर 8 से गुणा करना। तो 1 माइनस ऊपर कितना आएगा 108 बटे 504। इसे सॉल्व करेंगे 0.79 करूं या 8 करूं? 85 लिखो, 3 डिजिट तक हो गया बच्चों। ये पहला आंसर आया, प्लस में आया सारा। अब उसके बाद में दूसरा R1 एंड R3, यानी जिसे आप कह सकते हो जज पहला और जज तीसरा, इनकी तुलना कर रहे हैं। तो 1 माइनस 6 इंटू डी स्क्वायर कितना है 26 अपॉन 504। ये तो सेम ही रहना है, नीचे चेंज नहीं होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना आता है बेटा 1 माइनस 156 अपॉन 504, यही आता है। तो आंसर आता है 0.69, माइनस है। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड R2 एंड R3, तो इसका फॉर्मूला हो गया जज सेकंड, इसकी तुलना करनी है किससे जज थर्ड से। तो 1 माइनस 6 इंटू 12 बटे 504, सॉल्व करेंगे इसको। 1 माइनस 72 बटे 504, 0.857। तीनों आंसर आ गए। तीनों में सबसे बड़ा आंसर किसका आया? हाँ, किसका आया? ये आया ना। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, जज सेकंड और थर्ड अधिक समान है। क्या लिखना है? अधिक समान है। बस ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है? जिसका कोरिलेशन सबसे अच्छा है वो सबसे समान है। ठीक है। ये क्वेश्चन 16 मार्क्स में बहुत बार पेपर में पूछा गया है, 3 जज वाला। तो आप लोगों को ये अच्छे से तैयार करना है। ठीक।